क्या आप हमेशा से ट्रेडिंग सीखना चाहते थे राइट फ्रॉम द बिगिनिंग? अगर हाँ, तो ट्रेडिंग विद ग्रो की ये नई सीरीज ट्रेडिंग फॉर बिगिनर्स आपके लिए है। इस सीरीज में एक्सपर्ट ट्रेडर असीम, जो 6 सालों से एक फुल टाइम ट्रेडर हैं, आपको ट्रेडिंग से जुड़ी सारी जानकारी देंगे। इस 6 वीडियोस की सीरीज में आप जानेंगे कि ट्रेडिंग क्या होता है, ट्रेडिंग क्यों करना चाहिए, चार्ट्स को कैसे पढ़ें, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज कैसे बनाएं और बहुत कुछ। मुझे उम्मीद है कि इस सीरीज के सभी वीडियोस देखने के बाद ट्रेडिंग से जुड़े आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ट्रेडिंग फॉर बिगिनर्स का पहला एपिसोड आप ट्रेडिंग विद ग्रो के यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम हर सैटरडे शाम 6:30 बजे एक नया एपिसोड आप सभी के लिए रिलीज करेंगे। सो प्लीज ट्यून इन एवरी सैटरडे ऑन ट्रेडिंग विद ग्रो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एज ऑफ 1998 चाइना का लोन क्रेडिट यानी कि दूसरे देशों को दिया हुआ लोन ऑलमोस्ट जीरो था, लेकिन कट टू द प्रेजेंट आज ये फिगर ऑलमोस्ट $1 ट्रिलियन टच कर चुका है। वैसे तो चाइना डिस्क्लोज नहीं करता कि उसने किसको कितना डेट दिया है, लेकिन रिपोर्टेड नंबर्स तो यही हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक्चुअल फिगर शायद इससे भी ज्यादा हो। पर अचानक से चाइना की लेंडिंग में इतना ग्रोथ आया क्यों? वेल 2013 में चाइना ने अपना फ्लैगशिप बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव या शॉर्ट में BRI लॉन्च किया था। There's a new highway in Pakistan and a new rail terminal in Kazakhstan. A seaport in Sri Lanka recently opened, as well as this bridge in rural Laos. What's interesting is that they're all part of one country's project that spans 3 continents and touches over 60% of the world's population. If you connect the dots, it's not hard to see which country that is. This is China's Belt and Road Initiative, the most ambitious infrastructure project in modern history that's designed to reroute global trade. And it's how China plans to become the world's next superpower. और तब से ही चाइना ने अपने डेट का फुटप्रिंट कई कंट्रीज में रख दिया था। जानना नहीं चाहेंगे कि चाइना ने BRI इनिशिएटिव के थ्रू इतने लोन्स दिए क्यों? ये लोन्स इन कंट्रीज में रेंज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए दिए गए थे विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस ऑफ इमीडिएट रिटर्न्स। यानी कि पाकिस्तान में एनर्जी प्रोजेक्ट्स, म्यांमार में डैम, जाम्बिया, अफ्रीका में रेलवे लाइन से लेके पोर्ट्स इन श्रीलंका, इन सभी के लिए चाइना ने इन देशों को लोन्स दिए बिना ये एक्सपेक्ट करे कि वो इन प्रोजेक्ट से कोई इमीडिएट रिटर्न्स बना पाएंगे। और BRI के अंडर चाइना की इस लेंडिंग स्प्री ने उन्हें ऑफिशियली दुनिया का सबसे बड़ा क्रेडिटर यानी कि कर्ज देने वाला कंट्री बना दिया है। और इमेजिन करिए, उन्होंने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या IMF और वर्ल्ड बैंक को भी सरपास कर लिया है। अब हाल ही में मेंशन करे गए कंट्रीज में कौन सी एक चीज कॉमन है? वेल ऑफ कोर्स अपार्ट फ्रॉम चाइनीज लोन्स। High inflation, shortage of basic essentials, and riots are spreading rapidly across the entire country. Yes, we're talking about Sri Lanka. Sri Lanka is facing the worst economic crisis in its history. Their government is running out of foreign reserves. But how did Sri Lanka's economy collapse? With the Pakistani rupee depreciating, fuel prices skyrocketing, and taxes on luxury goods rising, Pakistan has long been sliding into a severe economic crisis. Now, in its desperation to make the Belt and Road succeed, China is taking a dangerous path. It is forcing projects down the throats of its partners. Case in point, Myanmar. It signed a contract with Beijing. Now Myanmar regrets it. It is trying to resist China's debt trap. The powerful generals of Myanmar have spoken out. They're upset with China for forcing BRI projects on. Over 100 economists and academics have called on international lenders to write off a significant portion of loans taken by Zambia. This in the lead up to the financial restructuring negotiations involving Chinese, French and British governments. जी हाँ, ये सभी ही इकोनॉमिक क्राइसिस में हैं या इवन शायद कोलैप्स कर गए हैं। चाइना का डेट रीपे करने में ये देश अपने स्कूल्स को ओपन रखने में डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं। प्लस इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल और खाने जैसी नेसेसिटीज अपने सिटीजन्स को प्रोवाइड करने में नाकामयाब हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो भी टैक्स रेवेन्यू वो जनरेट करते हैं वो चाइना के कर्जे पूरे करने में चला जाता है। बट चाइना ये करता कैसे है और क्यों करता है, आज वो हम आपको बताएंगे। तो थोड़ा पॉपकॉर्न ले
आइए बिकॉज ये वीडियो थोड़ा मज़ेदार बट लंबा होने वाला है। यस, आज के इस वीडियो में हम आपको बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या है और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं ये बताएंगे। फिर BRI की वजह से खड़े हो रहे इश्यूज पे ग्लोबल पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। उसके बाद हम एक्सप्लोर करेंगे कि क्या ये डेट ट्रैप है और क्या ये किसी भी कंट्री के सॉवरेनिटी को थ्रेटन कर सकता है, और आखिर में हम कुछ केस स्टडीज के साथ इस वीडियो को एंड करेंगे। चलिए तो शुरू करें। प्रेसिडेंट जी जिनपिंग द्वारा 2013 में अनवील किया गया ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एक टाइम पे बड़ी ही एम्बिशियस इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी बाय एनी ग्लोबल सुपर पावर के रूप में सराही जा रही थी। हैवी डेवलपमेंटल इन्वेस्टमेंट के जरिए ओरिजिनली BRI का ऑब्जेक्टिव था इन प्रोजेक्ट्स के जरिए ईस्ट एशिया को यूरोप से कनेक्ट करने का। लेकिन ड्रैगन कब तक ही अपनी सीमा में बंधा रह सकता है। धीरे धीरे चाइना ने अपने फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक फुटप्रिंट्स अफ्रीका और लैटिन अमेरिका पर भी छोड़ दिए थे। एशिया, यूरोप और अफ्रीका के अक्रॉस 140 प्लस कंट्रीज में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाने का इंस्पिरेशन एक्चुअली हिस्टोरिक सिल्क रूट रहा है। हिस्ट्री बुक्स में तो आपने पढ़ा ही होगा। जी हाँ, ये वही सिल्क रूट है जिसके थ्रू 2000 साल पहले चाइना ने सेंट्रल एशिया और वेस्टर्न वर्ल्ड के बीच एक ट्रेड लिंक बनाया था। लेकिन हिस्ट्री विस्ट्री तो ठीक है, प्रेजेंट डे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का ऑब्जेक्टिव क्या है? वेल, BRI का मेन पर्पस था चाइना को वर्ल्ड स्टेज पर एक ट्रूली ग्लोबल इकोनॉमिक पावर की तरह आने को अनाउंस करने का। एक बात ध्यान रखिए, ग्लोबल लेवल पे जियोपॉलिटिक्स हमेशा इकोनॉमिक्स और मिलिट्री की स्ट्रेंथ के बलबूते पर खेली जाती है। डेवलपिंग वर्ल्ड में चाइनीज कंपनीज द्वारा ही एग्जीक्यूट किए जाने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फंड करके चाइना की उम्मीद थी कि वो अपने मैसिव मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए मार्केट्स डेवलप कर सकें। बीजिंग चाहता था कि उनके बिजनेसेस अपना फुट होल्ड ग्लोबली फर्म कर सकें। जाहिर है क्योंकि जब से उन्होंने चाइना की लगाम थामी है, जी जिनपिंग का एक ही मकसद रहा है, ग्लोबल सुप्रीमेसी। बहुत सी एक्सपेक्टेशन थी कि ये BRI के अंडर बनने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जब सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएंगे तो चाइनीज फर्म्स खूब बेनिफिट करेंगे। लेकिन आप तो समझ ही गए होंगे कि BRI के पीछे सिर्फ इकोनॉमिकल गोल्स नहीं है। क्रिटिक्स का मानना है कि चाइना अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी उनके डेटर नेशंस पे एक्सपैंड करना चाहता है। जरा सोचिए, ये वही कंट्रीज हैं जो डेवलपिंग हैं और उनके वहां पर ऑलरेडी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं। प्लस चाइनीज कर्जे में ऑलरेडी डूबे कंट्रीज को बीजिंग रेस्क्यू के नाम पर और भी लोन्स देती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हार्वर्ड की एक स्टडी के मुताबिक चाइना ने 2016 से लेकर 2021 के बीच रेस्क्यू फंड्स के नाम पे $185 बिलियन एड के तौर पे डिप्लॉय करे थे। थोड़ा डीप जाने पर उन्होंने पाया कि इस रेस्क्यू पैकेज के प्राइमरी रेसिपिएंट्स वो कंट्रीज थे जो चाइना के BRI प्रोजेक्ट से जुड़े थे। चैरिटी तो छोड़िए, ये एड इंटरेस्ट फ्री लोन भी नहीं है। दरअसल चाइनीज डेट IMF या वर्ल्ड बैंक के कंपैरिजन में सिग्निफिकेंटली एक्सपेंसिव भी रहता है। अब आप मुझे तो ये बताइए, अगर इन कंट्रीज के लिए चाइनीज डेट उनके महज सर्वाइवल के लिए इररिप्लेसेबल हो जाता है तो वो बीजिंग के ग्लोबल पॉलिटिकल एम्बिशन से अलाइन क्यों नहीं होंगे? फिर क्या आपको पता है चाइना जिस ओपेक तरीके से अपने डिस्ट्रेस्ड बोरोवर्स को फाइनेंशियल रिलीफ देता है वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम्स की स्टेबिलिटी के लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकते हैं। चाइना आज अपने सेंट्रल बैंक्स और स्टेट कंट्रोल्ड इंस्टीट्यूशंस के जरिए इन इकोनॉमिकली चैलेंज कंट्रीज को रेस्क्यू लोन्स दे रहा है, वो भी बिना किसी ट्रांसपेरेंसी के। हाउएवर, पिछले कुछ सालों से अपने इस एम्बिशियस BRI प्रोजेक्ट में चाइना अपना होल्ड खोता हुआ नजर आ रहा है और एशियन, अफ्रीकन और ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में प्रोमिनेंट प्रोजेक्ट्स के साथ साथ पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज पे मैसिव डेट पाइलअप की वजह से बीजिंग पर डेट ट्रैप डिप्लोमेसी के एक्यूजेशंस लगने शुरू हो गए हैं। और जैसा कि हमने बताया, आज के वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि चाइना आखिरकार पुअर कंट्रीज को डेट में कैसे और क्यों फंसाती है। वैसे डेट ट्रैप डिप्लोमेसी का मतलब होता है कि जब एक रिच कंट्री किसी स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड, रिसोर्स रिच और रिलेटिवली पुअर एंड इकोनॉमिकली चैलेंज कंट्री को लेंड करती है। और ऐसा ही नहीं कि सिर्फ कर्जा देकर मदद करती है, लेकिन उन देशों को डेट से इतना ओवरवेल्म कर देते हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल बिखर जाए और अनसस्टेनेबल हो जाए। और फिर जब अपने लोन्स पे डिफॉल्ट हो जाए तो इन लाचार देशों के स्ट्रेटेजिक एसेट्स हड़प लिए जाते हैं।
प्लस इस सिचुएशन में देशों को मजबूर भी किया जाता है कि वो उस रिच कंट्री को ग्लोबल स्टेज पे पॉलिटिकली सपोर्ट करें नो मैटर व्हाट। कुछ इसी तरह ही बीजिंग अपना पॉलिटिकल लेवरेज एक्सपैंड करती है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर 2020 में एक बात करी थी, अगर आपको याद हो तो। उन्होंने कहा था कि इतिहास गवाह है कि किस तरह डेवलपमेंट के नाम पे अनसस्पेक्टिंग नेशंस को कॉलोनाइज करा गया था और इसीलिए चाइना की इस पॉलिसी को लेकर काफी सारी कंट्रीज कंसर्न है कि क्या वो अपनी सॉवरेनिटी को चाइनीज लोन्स के नीचे दबी हुई तो नहीं पाएंगे। वेल, चलिए समझते हैं कुछ केस स्टडीज की मदद से। सबसे पहले हम बात करते हैं श्रीलंका की। Bankrupt Sri Lanka asks citizens abroad to send home cash. 13 Lankan banks placed on rating watch negative. Sri Lanka defaults on $51 billion external debt. There is trouble in the island paradise. There is no food. At least 500,000 Sri Lankans have fallen into poverty in the last few months. There is no fuel. There are no medicines. Critical surgeries are being cancelled. Doctors say the economic crisis may kill more Lankans than COVID did. There are daily power blackouts and wide-scale protests on the streets. What's happening in Sri Lanka is much more than an economic crisis. It is a humanitarian crisis. मार्च 2022 के स्टार्ट होते ही हमने श्रीलंका का अब तक का वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस विटनेस किया था। दिन में 12 घंटे से भी ज्यादा के पार कट्स, बढ़ती फूड प्राइसेस, पेट्रोल की लंबी लंबी लाइंस और एसेंशियल आइटम्स में 25% के इन्फ्लेशन से जूझने के बाद श्रीलंका में कंट्री वाइड प्रोटेस्ट देखने को मिले। राजापाक्सा गवर्नमेंट ने कोशिश तो पूरी करी, लेकिन अपनी पास्ट मिस्टेक्स और पुअर फिस्कल डिसीजंस की वजह से श्रीलंका तब तक इरिवर्सिबल मेल्टडाउन की ओर बढ़ चुका था। वहां पर चीजें इतनी अनरियल हो गई थी कि सिविल वॉर के बीच हमने प्रेसिडेंट के घर में प्रोटेस्टर्स को रैंसैक करते हुए भी देखा था और स्विमिंग करते हुए भी। They called Saturday D-Day, when protesters say the president and his government would be forced to step down. They blamed Gotabaya Rajapaksa for an economic crisis that's made life unbearable for many of the country's 22 million people. After breaking through barricades, yet another unprecedented moment. The demonstrators stormed into the president's official residence in Colombo. Inside, this is what it looked like. The president was moved by his security team to an undisclosed location earlier, while protesters ransacked his bedroom and took photographs on his bed. Within moments, the presidential pool, once reserved for the country's top leaders, appeared more like a community pool. Anyway, इन इवेंट्स ने दुनिया का चाइना के डेट ट्रैप डिप्लोमेसी पर फिर से एक बार फोकस डाल दिया था। The Colombo Port City project is an important project of the One Belt, One Road initiative in Sri Lanka, which is one of the key countries along the maritime Silk Route. It is also an important project to implement the consensus of China and Sri Lanka, and is an important project for the benefit of Sri Lankan society. पर श्रीलंका आखिरकार इस एलिट चाल में फंसा कैसे? चलिए थोड़ा रिवाइंड करते हैं। ऐसा कह सकते हैं कि श्रीलंका का इकोनॉमिक क्राइसिस पिछले कई दशकों के करप्शन, मल्टीपल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ब्लंडर्स का कल्मिनेशन रहा है। पास्ट में कंटिन्यूअस सिविल वॉर जैसी सिचुएशंस, लैक ऑफ पॉलिसी इनकंसिस्टेंसी और पॉपुलिस्ट फिस्कल मेजर्स ने इस आइलैंड नेशन को कंप्लीटली इंपोर्ट लेड इकोनॉमी बना लिया था। साल गुजरते गए, कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं आई, लेकिन फिर कोविड-19 स्ट्राइक हुआ, जिसने श्रीलंका की बिगड़ती आर्थिक व्यवस्था को बिल्कुल ही तहस नहस कर दिया। और इस आग में घी का काम किया उनकी गवर्नमेंट द्वारा एनफोर्स करा गया केमिकल फर्टिलाइजर बैन। ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ शिफ्ट होने का यह स्टेप श्रीलंका के लिए जबरदस्त तरीके से बैकफायर हुआ। टी इंडस्ट्री, जो श्रीलंका की मेन सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज थी, बिल्कुल ही तबाह हो चुकी थी और वाइड स्प्रेड फूड शॉर्टेज ने इकोनॉमी को एकदम क्रिटिकल मोड पर लाकर खड़ा कर रखा था। Sri Lanka has backtracked on its organic farming move after removing the ban on the use and import of chemical fertilizers. This comes after months of protests by farmers and a surge in food prices in the country. फिर रशिया यूक्रेन ने जैसे फाइनल नील इन द कफन मार ली थी। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस और डिप्लीटिंग फॉरेस्ट रिजर्व्स ने एक रैकिंग बॉल की तरह श्रीलंका की इकोनॉमी को पैरालाइज कर लिया था। बैलेंस ऑफ पेमेंट को अगर आसान भाषा में समझें तो वो किसी भी देश के बाकी सारे देश के साथ होने वाले इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का एक रिकॉर्ड होता है।
और जब बदतर से बदतर होती हुई इकोनॉमी को स्टीयर करना मुश्किल हो जाता है, तब एक ही पॉसिबिलिटी सामने नजर आती है, डीप डेट। ठीक उसी तरह जैसे कोई क्रेडिट कार्ड का बिल पे करने के लिए पर्सनल लोन लेता है, वैसे ही। लेकिन जब आपकी कोई इनकम ही ना हो तो जाहिर है कि आप अपने कर्जे पे डिफॉल्ट कर देते हैं। श्रीलंका के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अब आप पूछोगे कि भला चाइना का क्या रोल है इसमें? वेल, सेंचुरी टर्न होने से पहले तो चाइनीज डेट का श्रीलंका की इकोनॉमी में कुछ खास रोल नहीं था, लेकिन ड्रामेटिकली आज वो श्रीलंका का सबसे बड़ा लेंडर बन चुका है। IMF नहीं, वर्ल्ड बैंक नहीं, लेकिन चाइना। 2000 से लेके 2022 तक चाइनीज डेट का कॉम्पोजिशन 0.3% से बढ़कर ऑलमोस्ट 20% तक आ गया है। चाइना का रोल एज अ लेंडर बड़ी तेजी से इवॉल्व हुआ है ओवर द इयर्स। एक बायलैटरल लेंडर यानी कि नॉन कमर्शियल लेंडर टू प्रोजेक्ट बेस्ड लेंडर, और अब वो श्रीलंका के लिए एक बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्टर बन चुका है। इसे हम 4 फेज में डिवाइड करेंगे। 2001 से 2005 के बीच जो इसेंशियली पहला फेज कहा जा सकता है, चाइना ने अपने चाइना एग्जिम बैंक के जरिए श्रीलंका की स्टेट ओन्ड सिलोन पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन को एक ऑयल टैंक फार्म प्रोजेक्ट के लिए $72 मिलियन का लोन जारी किया। ये इंटरेस्ट पेबल लोन श्रीलंका को 20 साल के अंदर चुकानी थी, जिसके लिए उन्हें एडिशनल 5 इयर्स ग्रेस के दिए गए थे। अब 2007 और 2010 के बीच शुरू होता है चाइनीज लेंडिंग का सेकंड फेज। यहाँ पे चाइना का रोल चेंज होता है। इस फेज में चाइना ने गेयर चेंज कर लिया था और अब वो श्रीलंका में एक लार्ज स्केल कमर्शियल लेंडर की जर्नी तय करने चला गया था और वहां के हाई प्रोफाइल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस कर रहा था। इसी फेज के दौरान चाइना की चाइना एग्जिम बैंक ने वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल $1 बिलियन BRI प्रोजेक्ट हम्बनटोटा पोर्ट के डेवलपमेंट के लिए 6.3% इंटरेस्ट पे लोन सैंक्शन करी। और ये हम्बनटोटा पोर्ट प्रोजेक्ट एक परफेक्ट एग्जाम्पल है किस तरह से चाइना की डेट ट्रैप डिप्लोमेसी काम करती है। श्रीलंका की इस पोर्ट से एक्सपेक्टेशन थी कि वो उनके देश के लिए लॉजिस्टिकली और कमर्शियली बेनिफिशियल होगा, सिंस इससे शिप ट्रैफिक इंक्रीज होगा और कोलंबो पोर्ट का प्रेशर ईज डाउन होगा। 2008 में प्रेसिडेंट महिंदा राजापाक्सा के एडमिनिस्ट्रेशन में प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, जिसका 85% कॉस्ट एग्जिम बैंक ऑफ चाइना से फंडेड था। थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करें तो हम देखते हैं कि 2011 टू 2014 के बीच, यानी कि चाइनीज डेट साइकिल के थर्ड फेज की श्रीलंकन गवर्नमेंट ने अपने मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के डेवलपमेंट को बिल्कुल ही चाइना के हवाले कर दिया था। रेलवेज, एक्सप्रेसवेज और यहाँ तक के रूरल रोड्स के लिए भी कोलंबो ने चाइना एग्जिम बैंक से लोन्स पर लोन्स ले रही थी। और ये फेज चाइना के साउथ ईस्ट एशिया में BRI के राइज के साथ कोइंसाइड करता है, आज इसमें से कई सारे प्रोजेक्ट्स बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अम्ब्रेला में इंक्लूड करे गए थे। लेकिन इंटरेस्टिंगली ये फेज श्रीलंका के फर्स्ट फेज में दिए गए ग्रेस पीरियड के एंड होने से भी कोइंसाइड करता था। जाहिर है श्रीलंकन गवर्नमेंट के आउटस्टैंडिंग डेट में फर्स्ट और सेकंड फेज में दिए गए लोन्स की प्रिंसिपल पेमेंट्स अब ऐड होती जा रही थी, यानी कि श्रीलंका पर अब कर्ज का वजन धीरे धीरे अनबेरेबल होता जा रहा था। 2015 और 2016 में चाइनीज लोन के डिसबर्समेंट स्लो हो गए थे, लेकिन फिर 2017 में शुरू होता है उनका फोर्थ फेज। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि श्रीलंका की पूरी इकोनॉमी पूरी तरह से डेट डिस्ट्रेस में थी। उनका बैलेंस ऑफ पेमेंट एकदम ही वल्नरेबल पोजीशन पर आ गया था और उस पर अपने इंटरनेशनल कमिटमेंट्स को फुलफिल करने की क्षमता बिल्कुल ही नहीं बची थी। और तब शुरू होता है चाइना का श्रीलंका के बजटरी फाइनेंसिंग में एक इंटीग्रल रोल। अब बारी थी चाइना डेवलपमेंट बैंक की कोलंबो को $1 बिलियन ऑफ बजटरी लोन प्रोवाइड करने की। श्रीलंका ने चाइनीज लोन से अपने फॉरेन रिजर्व स्ट्रेंथन तो कर लिए, लेकिन अब वो इस पोजीशन में आ गए थे कि उन्हें चाइनीज कर्जों के अलावा सर्वाइव होना मुश्किल पड़ गया था। कहा जाता है कि हम्बनटोटा पोर्ट पे पॉलिटिकल अनरेस्ट की वजह से कंस्ट्रक्शन हॉल्ट पे लाया गया था और जाहिर है उस टाइम पे श्रीलंका बेसिकली उसके कर्जे रीपे नहीं कर पा रही थी। और कहा जा रहा है कि 2017 में श्रीलंका ने चाइना के साथ डेट टू इक्विटी अग्रीमेंट नेगोशिएट कर लिया था, यानी कि उन्होंने अनपेड डेट के बदले में चाइना को स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड पोर्ट की हिस्सेदारी दे दी थी और बीजिंग को वो पोर्ट 99 इयर्स के लीज पर दे दिया था। इसका मतलब है कि एक चाइनीज एंटिटी ही इस पोर्ट को ऑपरेट और मैनेज करेगी आने वाले सेंचुरी में। मिलिट्री या कमर्शियल यूज? वेल, इसने इंडियन ओशन के इस खित्ते में एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा लिया था।
ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। सिर्फ इतना ही नहीं, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल यानी कि UNHRC में ह्यूमन राइट्स वायलेशन के केस में भी श्रीलंका अब चाइना को ओपनली सपोर्ट करने लगा था। क्या आप समझते हैं इसका सिग्निफिकेंस? इसका मतलब ये है कि श्रीलंका ने मजबूरन में कहीं ना कहीं अपनी सॉवरेनिटी पे कॉम्प्रोमाइज कर लिया था बिकॉज ऑफ द माउंटिंग एंड ओपेक चाइनीज डेट। अगला केस लेते हैं पड़ोसी मुल्क का। जी हाँ, बढ़ते कर्ज और महंगाई ने पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या IMF के हवाले सौंप दिया है। पाकिस्तान आज एक स्टॉर्म के बीच है, जहां इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी के साथ साथ वहां पॉलिटिकल और सॉवरेन इंस्टेबिलिटी भी ब्रू हो रही है। एक तरफ पाकिस्तान रुपी रिकॉर्ड लोज पे लोज बना रहा है और दूसरी ओर फ्यूल और बिजली के प्राइसेस आसमान छू रहे हैं, जिसके कारण पाकिस्तान अपने सिटीजन्स की बेसिक जरूरतों को पूरा करने के लिए स्ट्रगल कर रहा है और इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी पूरी तरह से पैरालाइज कर लिया है। सबसे बड़ा रीजन जिसकी वजह से पाकिस्तान आज डिफॉल्ट की कगार पर है वो है उनका लिया हुआ कर्जा। पाकिस्तान एक विशियस डेट साइकिल में फंस चुका है। पाकिस्तान पर आज लगभग 56.21 ट्रिलियन रुपीस का टोटल डेट है। मल्टी बिलियन डॉलर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि CPEC प्रोजेक्ट ने उनके ऊपर का डेट बर्डन और भी एग्रोवेट कर दिया है। आयरॉनिकली 2014 में $47 बिलियन का चाइनीज डेट आज $64 बिलियन का हो गया है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, CPEC गिलगिट बाल्टिस्तान के थ्रू होकर निकलता है। कितना सच है या नहीं पता नहीं, लेकिन रूमर्स हैं कि पाकिस्तान अगर अपने डेट ऑब्लिगेशंस पूरा करने में नाकामयाब रहता है तो वो गिलगिट बाल्टिस्तान को चाइना के हवाले लीज पर दे सकता है इन ऑर्डर टू पे ऑफ द डेट। इंटरेस्टिंगली, गिलगिट बाल्टिस्तान पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा है और चाइना का इस रीजन में इन्वेस्टमेंट सही मायने में एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल मूव है एज पर इंटरनेशनल लॉ। और जायज है कि अगर ऐसा होता है तो इंडिया के लिए ये एक कॉज ऑफ कंसर्न है। अब बात करते हैं अफ्रीका की। आपने अफ्रीका की रिच कल्चरल डाइवर्सिटी और वहाँ की नेचुरल ब्यूटी के बारे में तो अक्सर सुना होगा, लेकिन अभी कुछ समय से ये कल्चरली डाइवर्स कॉन्टिनेंट आज एक कड़ी परीक्षा से गुजर रहा है। अफ्रीका के कई देश आज इकोनॉमिक चैलेंज फेस कर रहे हैं और मोस्टली ये उनके बढ़ते हुए डेट की वजह से है। और अब जरा अंदाजा लगाइए कि ये डेट कहाँ से मिला होगा। बिल्कुल सही, चाइना से। तो चलिए जरा एक बार अफ्रीका के केस में भी देखते हैं कि आखिर क्यों ये कंट्रीज को इतने हैवी डेट की जरूरत पड़ी, किस तरह की डील थी ये, किस तरह ये लोन एक डेट ट्रैप का विशियस सर्कल बन गया और अब ये देश इससे बाहर आने की क्या कोशिश कर रहे हैं। अफ्रीकन नेशंस का इकोनॉमिक स्ट्रगल ना सिर्फ इकोनॉमिक फैक्टर्स लेकिन उनके पुराने हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल फैक्टर्स से भी जुड़ा है। कुछ इश्यूज जैसे कि कॉलोनाइजेशन, सिविल वॉर्स और उनके पास मौजूद रिसोर्सेज का मिसमैनेजमेंट ने उनके देशों को पॉवर्टी की तरफ ढकेलने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है। इसके अलावा लैक ऑफ कैपिटल और इंटरनेशनल मार्केट से दूरी इन कंट्रीज को अपने वहां मेजर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करने में हर्डल क्रिएट करते थे। जिस देश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती उन देशों को ग्रो होना और भी ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। अब दूसरी एक चौंकाने वाली बात यह है इन अफ्रीकन नेशंस के बारे में कि डिस्पाइट बीइंग रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज, ये देश कभी अपने देश में अवेलेबल नेचुरल रिसोर्सेज का पूरी तरह से फायदा नहीं उठा पाए। इस फिनोमेनन को रिसोर्स कर्ज भी कहा जाता है, जहां रिसोर्स रिच नेशंस पॉवर्टी से लड़ाई कर रहे हैं। क्यों? मिसएलोकेशन ऑफ वेल्थ एंड द लैक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन इन द इकोनॉमीज। अब यही इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए फाइनेंसिंग की नीड ने इन कंट्रीज को लोन लेने पर मजबूर कर दिया है। इंडिया में जिस तरह से डेवलपमेंट चल रहा है, आप सब समझ पा रहे होंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए कितना जरूरी है, लेकिन सेम टाइम पर उस डेवलपमेंट के लिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी उतने ही जरूरी हैं। और ऐसे समय इनका हाथ थामने आगे आता है चाइना। चाइना इन कंट्रीज को डैम्स, रेलवेज, रोड्स जैसे प्रोजेक्ट्स के लिए लोन देता है। अब सवाल ये आता है कि आखिर चाइना से लोन मिलती कैसे है। ऐसा तो है नहीं कि आप नजदीक के बैंक पहुंचते, आपका क्रेडिट स्कोर चेक होता और आपको लोन मिल जाता। चाइना से मिलने वाले लोन्स में अक्सर कॉम्प्लेक्स नेगोशिएशंस इन्वॉल्व रहते हैं। चाइनीज लेंडर्स एक डोमिनेंट पोजीशन से नेगोशिएट करते हैं, जहां गारंटीड रीपेमेंट और डेट रीस्ट्रक्चरिंग के लिए कई स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए जाते हैं, जो इन अ वे एज पर अग्रीमेंट्स कॉन्फिडेंशियल रखे जाते हैं। जैसा कि हमने पहले भी बताया, चाइना टिपिकली अपने स्टेट ओन्ड बैंक्स के थ्रू ही ये अफ्रीकन कंट्रीज को लोन प्रोवाइड करती है।
अब ये लोन्स कुछ ऐसे कंडीशंस के साथ आते हैं जो वेस्टर्न लेंडर्स के लोन के टर्म्स के कंपैरिजन में चाइना को एक्स्ट्रा एडवांटेज देता है। बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जो कंट्रीज ज्यादातर ट्रांसपेरेंट नहीं होती उन्हें चाइना के रिलेटिवली हाई इंटरेस्ट रेट वाले अनट्रांसपेरेंट लोन्स लेना प्रेफरेबल रहता है। अब चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू चाइना ने वाइड रेंज ऑफ प्रोजेक्ट्स फंड करे हैं जिनमें इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और टेलीकम्युनिकेशंस के प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं। हालांकि ये प्रोजेक्ट्स मेनली चाइना के कंपनीज ही एग्जीक्यूट करती हैं, जिसके चलते लोकल इंडस्ट्रीज का ग्रोथ लिमिट हो जाता है। एसेंशियली ये एक नोटेबल एस्पेक्ट है कि चाइना किस तरह से इस पूरे प्रोसेस को अप्रोच करता है। चाइना नॉर्मली मल्टीलेटरल टॉक्स में उतना इन्वॉल्व नहीं होता है। इसके बदले चाइना डायरेक्टली इंडिविजुअल अफ्रीकन नेशंस के साथ नेगोशिएट करता है और इसमें वो कई कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज इंक्लूड करता है जिसमें बोरोअर अपने लोन के टर्म्स दूसरे लेंडर्स को डिस्क्लोज करने से रोकता है। इस सीक्रेसी ने भी दूसरे लेंडर्स के हाथ एक तरह से बांध के रखे हुए हैं। अब आपने इंग्लिश कोट सुना ही होगा, डेविल इज इन द डिटेल। उसी तरह चाइना जो लोन इन अफ्रीकन कंट्रीज को देता है वो हायर इंटरेस्ट रेट्स पे नॉर्मली होते हैं कंपेयर टू द लोन्स फ्रॉम वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस। ऊपर से ये लोन्स के टर्म्स और कंडीशंस जो इतने ज्यादा डिस्क्लोज नहीं होते वो डिमांडिंग हो सकते हैं बोरोअर्स के लिए। इनफैक्ट ये कंट्रीज को कई बार अपने क्रिटिकल पब्लिक सर्विसेज के फंड्स को डाइवर्ट करके इन लोन्स के इंटरेस्ट पेमेंट्स करने पड़ते होंगे। अब इसका रिजल्ट क्या होता होगा? एक डेट ट्रैप। चलिए थोड़ा ब्रीफ में समझते हैं। आप हमारे प्रीवियस केस स्टडीज की मदद से ये समझ ही गए होंगे कि डेट ट्रैप एक ऐसी सिचुएशन मानी जाती है जिसमें बोरोअर इंटरेस्ट पे करने की साइकिल में उलझ जाता है और उसका प्रिंसिपल डेट पर तो कुछ असर दिखता भी नहीं है। चाइना की इन लोन्स को रिस्ट्रक्चर ना करने की जिद ने कई सारे अफ्रीकन कंट्रीज को इस साइकिल में फंसा दिया है। अब इस रीजन के चलते इन कंट्रीज में फॉरेन करेंसी रिजर्व्स की भी काफी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अगर इन कंट्रीज को सही समय पे बेल आउट प्लान या डेट रिलीफ नहीं दी जाती है तो ये कंट्रीज की फॉरेन करेंसी जल्द ही खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से उनके जरूरत के इंपोर्ट्स पे काफी असर देखने को मिलता है। यही चीज आगे जाके एक इकोनॉमिक क्राइसिस का फेस लेती है। अब ये सारी चीजों की वजह से नेशंस की गवर्नमेंट को कोई केस में एक्सट्रीम स्टेप्स लेने पड़ते हैं, जैसे कि क्रिटिकल सर्विसेज के ऊपर होने वाले खर्चों में रुकावट, वर्कर्स को ले ऑफ करना वगैरह। ये सेम चीज जाम्बिया के केस में देखने को मिली थी। अब बात यह है कि ये सारी चीजों की वजह से ना सिर्फ हमने इन तीनों केसेस में डिस्कस करी कंट्रीज में इकोनॉमिक चैलेंजेस क्रिएट हुए हैं, लेकिन इन सब के चलते एक देश में पॉलिटिकल एंड सोशल अपहेवल भी क्रिएट हुआ है। तो अब इसे बाहर आए तो आखिर कैसे? सबसे पहला ऑप्शन है डेट रिस्ट्रक्चरिंग। डेट रिस्ट्रक्चरिंग एक प्रोसेस है जहां मुश्किल समय में कंपनीज, इंडिविजुअल्स या कंट्रीज अपने लिए गए लोन्स के टर्म्स चेंज करते हैं ताकि उन्हें उस लोन को रीपे करने में थोड़ी आसानी हो। कई कंट्रीज अब डेट रिस्ट्रक्चरिंग डील्स का ऑप्शन ढूंढ रहे हैं जिससे वो चाइनीज डेट नाम के इस बर्डन को हल्का कर सकें। अब इन डील्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा कि किस तरह से वो फेवरेबल टर्म्स को नेगोशिएट कर पाते हैं और किस तरह से वो अपने रीपेमेंट पीरियड को एक्सटेंड कर पाते हैं। दूसरा ऑप्शन आता है इंटरनेशनल असिस्टेंस का। आपने अक्सर सुना होगा कि वर्ल्ड बैंक ने ये देश को इतने बिलियंस की या इतने मिलियंस की सहायता दी। IMF ने सो एंड सो कंट्री को इतने डॉलर्स का असिस्टेंस प्रोवाइड करा। पाकिस्तान, श्रीलंका और जाम्बिया रिसेंट एग्जांपल्स ही हैं। इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस चाइनीज डेट से लथपथ कंट्रीज के केस में उन्हें ना सिर्फ फाइनेंशियल सपोर्ट लेकिन अपनी टेक्निकल एक्सपर्टीज भी प्रोवाइड कर सकती हैं जो इन कंट्रीज को अपना डेट पे करने में और मैनेज करने में हेल्प करें। इनफैक्ट ये कंट्रीज को अब चाइना और दूसरे लेंडर्स के साथ फाइनेंशियल डीलिंग्स में ट्रांसपेरेंसी और टर्म्स पब्लिकली सही तरीके से डिस्क्लोज हो रहे हैं या नहीं, उसका खास ध्यान रखना चाहिए। और आखिर चीज जो है डाइवर्सिफिकेशन। इन कंट्रीज को अपने इंफ्रा के लिए लोन से डिपेंडेंसी हटाने के लिए अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना होगा। ये डाइवर्सिफिकेशन में इन देशों को एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग एंड टेक्नोलॉजी जैसे सेक्टर्स पे फोकस इंक्रीज कर सकते हैं। क्या लगता है आपको, श्रीलंका, पाकिस्तान और जाम्बिया जैसी अफ्रीकन कंट्रीज क्या कभी अपने पैरों पर फिर से खड़ी हो पाएंगी? और जैसा कि एक्स अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एडम्स ने कहा था, किसी भी देश को कॉन्कर और एनस्लेव करने के दो तरीके, एक है तलवार का यूज करके और दूसरा डेट से। आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला हो तो प्लीज इसे शेयर और लाइक करिए। स्टॉक मार्केट, इकोनॉमी और बिजनेस से जुड़े ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।
Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.